Welcome. The topic that we are discussing now is transcription. What is transcription is, पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था रिप्लिकेशन. उसके अंदर हमने डीएनए से डीएनए बनाया था. अब हम बना रहे हैं डीएनए से आरएनए. तो हमें पहले एक पेयरिंग रूल समझना होगा. पेयरिंग रूल का मतलब ये होता है कि जब हमने डीएनए से डीएनए बनाया था तो व्हाट वाज हैपनिंग वाज, मान लीजिए डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर ए था तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जब हमने अटैच किया था दैट वाज टी. अगर टी था तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ए, और इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाया था. बट जब हम डीएनए से आरएनए बनानेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि आरएनए के अंदर तो टी न्यूक्लियोटाइड होते ही नहीं है, टी की जगह पे यू आता है. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक, इफ इन द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए द ए न्यूक्लियोटाइड इज देयर, तो ए के सामने आएगा यू, बाकी सब तो सेम रहेगा. टी के सामने ए, सी एंड जी. सो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द पेयरिंग ऑफ डीएनए टू डीएनए और डीएनए टू आरएनए, तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि डीएनए से डीएनए जब बनाया था तो टी आता था उसके अंदर ए के सामने, बट यहाँ पे ए के सामने यू आता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. बाकी अदरवाइज तो पेयरिंग बिल्कुल सेम रहता है. अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझने से पहले हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन एक और समझना होगा. एक और बेसिक इंफॉर्मेशन हमें यह समझना है कि डीएनए के अंदर तो दो स्ट्रैंड होते हैं और आरएनए तो एक सिंगल स्ट्रैंड है. मतलब कि आरएनए, मान लीजिए आप यहाँ पे आरएनए बनाते हो तो कुछ इस तरीके से आरएनए बनेगा. आरएनए तो किसी एक ही स्ट्रैंड पे बनेगा. तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनता है उसका नाम होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. और उसके जो सामने वाला स्ट्रैंड हो जाता है वो हो जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड. ये जो टेम्पलेट एंड कोडिंग होता है, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड. और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसका दूसरा नाम हो जाता है नॉनसेंस स्ट्रैंड. सेंस स्ट्रैंड एंड नॉनसेंस स्ट्रैंड. तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि जिस स्ट्रैंड के ऊपर आप आरएनए बनाने वाले उसको बोलते हैं टेम्पलेट. द स्ट्रैंड, द डीएनए स्ट्रैंड ऑन विच यू आर गोइंग टू मेक द आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट. और उसके सामने वाले को, द अपोजिट टू टेम्पलेट, इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. दीज आर द टू स्ट्रैंड्स. और इसी के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक बहुत ही पर्टिकुलर सेट ऑफ एमसीक्यू बनाया जाता है. देखिए कैसे. हम एक एमसीक्यू कर रहे हैं यहाँ पे. उन्होंने ये बोला कि देर इज अ डीएनए, और उन्होंने डीएनए की इंफॉर्मेशन हमें दी 5 to 3 डायरेक्शन में, न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे लिखे हुए हैं. और ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की दी है. वो ये बोल रहे हैं कि आरएनए जो इससे बनेगा उसकी क्या इंफॉर्मेशन होगी. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि डीएनए की इंफॉर्मेशन दी और आरएनए की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ 2 लाइंस, बिकॉज डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. आप इनमें से किसी एक को मान लेते हो कोडिंग स्ट्रैंड, मान लेते हैं ये कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हो गया, और नीचे वाला हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टेम्पलेट डीएनए. उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो टेम्पलेट की दी है, और वो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 5 to 3 डायरेक्शन में लिखी हुई है. तो मान लेते हैं ये 5 एंड है, ये 3 हो गया, और जो इन्फॉर्मेशन दी है CGTT. हमें पता है जो आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट पे बनेगा, तो यहीं पे हमारा आरएनए बनेगा. जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं, चाहे डीएनए बनाए, चाहे आरएनए बनाए, चाहे प्रोटीन बनाए, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 पॉइंट एंड विल गो टुवर्ड्स द 3 डायरेक्शन. सो क्योंकि ये 3 एंड था तो ये बनेगा 5 एंड, और ये हो जाएगा 3 एंड. वी ऑलवेज गो फ्रॉम 5 to 3. सो ये टी है तो टी के सामने क्या आएगा, ए. ये टी था, इसके सामने भी आएगा ए. जी के सामने आएगा सी, और सी के सामने आ जाएगा जी. तो जो आप आरएनए बनाओगे वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. अगर आप इसको 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ते हो, अगर आप इसको 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ते हो, मतलब इस डायरेक्शन में पढ़ते हो, इट इज AACG, AACG. 5 to 3 डायरेक्शन में AACG, AACG. सो दिस इज द आरएनए दैट वी आर गोइंग टू मेक. सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि उन्होंने आपको टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन दी है और आरएनए के लिए पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा 2 लाइन ड्रॉ करना है. एक को टेम्पलेट मानना है, एक को कोडिंग मानना है, और बेस्ड ऑन दैट you will find out that what will be the sequence of RNA. Now let's do one more question. अब वो ये बोल रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डीएनए की, और डीएनए के कौन से स्ट्रैंड की दे रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड की, और वो पूछ रहे हैं कि आरएनए की सीक्वेंस बताओ. तो हमने वही सेम प्रोसेस वापस से रिपीट किया. 2 स्ट्रैंड बना दिए डीएनए के, एक को कोडिंग बोल दिया, दूसरे को टेम्पलेट बोल दिया. उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो कोडिंग की दी है, तो मान लेते हैं ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है डीएनए के कोडिंग की CGTT. तो हमें तो पता है आरएनए जो बनेगा वो टेम्पलेट पे बनेगा. तो पहले कोडिंग डीएनए से हमें टेम्पलेट डीएनए बनाना चाहिए. अगर ये 3 एंड है तो ये 5 एंड हो गया, ये 3 एंड हो जाएगा,
यहाँ पे टी है, ये ए आ जाएगा, ए सी और जी। हमारे पास टेम्पलेट डीएनए आ गया, टेम्पलेट डीएनए आ जाएगा तो टेम्पलेट डीएनए के ऊपर हम आरएनए बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 एंड था तो ये 5 एंड हो जाएगा, एंड आरएनए विल बी मेड लाइक दिस। हियर इट इज जी, सो इट इज सी जी यू यू। सो 5 to 3 डायरेक्शन में जो बनेगा दैट इज सी जी यू यू, सी जी यू यू। दिस इज द आरएनए दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डीएनए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी नन। The RNA which we are going to make here is CGUU, CGUU. So this is how we have to solve the question. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप ये देखना कि उन्होंने टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन दी है या कोडिंग की दी है। अगर टेम्पलेट की दी है तो अपोजिट करके बना दो, अगर कोडिंग की दी है तो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो कोडिंग से पहले टेम्पलेट बनाओ और टेम्पलेट से फिर आरएनए बनाओ, एक तो ये तरीका है, या फिर जो कोडिंग स्टैंड होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है आरएनए के। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द आरएनए। कोडिंग जो डीएनए होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द आरएनए। केवल एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस ये आता है क्योंकि आरएनए में तो टी आ नहीं सकता, तो टी की जगह पे यू आ जाता है, बाकी सारी चीजें वैसी रहती है। तो कोडिंग वाला अगर एमसीक्यू आ जाता है तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, जो कोडिंग है वो का वही आरएनए बनता है, केवल टी की जगह पे यू लिख देना है। लेकिन अगर उन्होंने टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन दी है, अगर उन्होंने टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन दी है और वो आरएनए पूछ रहे हैं तो फिर अपोजिट करके बनाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेम्पलेट की दी है या कोडिंग की दी है, और बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। तो एक तो हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए टेम्पलेट और कोडिंग का। अब हम ये देखते हैं कि ये रिप्लिकेशन होता कैसे, ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे। तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम की बात करते हैं तो व्हेन इट कम्स टू द एंजाइम्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट में वो थोड़ा सा अलग होता है। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक ही एंजाइम है, वो सारा काम कर देता है, और वो एंजाइम कुछ इस तरीके का दिखता है। देयर इज वन एंजाइम विच विल डू ऑल द फंक्शन फॉर ट्रांसक्रिप्शन। रिप्लिकेशन में तो आपको पता था, हमने कितने सारे एंजाइम पढ़े थे, अलग 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 अलग। यहाँ पे एक ही एंजाइम है, वो सारा काम कर देगा। आपको तो डीएनए के ऊपर ले जाके ये एंजाइम डाल देना है, ये आपको आरएनए बना के दे देगा। ये जो एंजाइम है इसके 2 पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिग्मा सब यूनिट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है मटके जैसा, इसको बोलते हैं कोर एंजाइम। इस कोर एंजाइम के अंदर मल्टीपल यूनिट्स है, 2 अल्फा यूनिट्स हैं, 1 बीटा यूनिट है, 1 बीटा डैश है, 1 ओमेगा यूनिट है। तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और इस एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। जैसे ही हम ये एंजाइम जो है डीएनए के ऊपर रखते हैं, ये हमें आरएनए बना के देना चालू कर देता है। सो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान हो गया, ये एंजाइम डालो आरएनए बन के आ जाएगा। यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट में ये जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, इसके भी सब टाइप होते हैं। प्रोकैरियोट में तो एक ही टाइप का होता है, यूकैरियोट में इसके सब टाइप होते हैं। सब टाइप क्या क्या हो जाते हैं? In the eukaryotes, we will have the RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and 3. यूकैरियोट में RNA polymerase 3 टाइप का होता है, प्रोकैरियोट में तो एक ही सब कर देता है। 3 टाइप का क्या हुआ कि ये जो RNA polymerase 1 होता है, RNA polymerase 1 का काम होता है that is going to synthesize the rRNA। rRNA का सिंथेसिस अगर हमको करना होता है तो हम RNA polymerase 1 यूज करते हैं। RNA polymerase का 2 का काम होता है mRNA सिंथेसिस, और 3 का काम होता है tRNA सिंथेसिस। ये जो RNA polymerase 2 होता है ये mRNA तो बनाता ही बनाता है, साथ में 2-3 RNA और भी बनाता है, जैसे कि snRNA और miRNA। इन सबको हम डिस्कस करेंगे ये सब क्या होते हैं। जब भी हमें ये RNA बनाने होते हैं snRNA miRNA, तो हम RNA polymerase 2 यूज करते हैं, और tRNA used for RNA polymerase 3। इसको याद हम ऐसे भी रख सकते हैं, इट इज नॉट HMT, इट इज RMT। और या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो T होता है दैट इज 3, इस T से हो गया 3, सो RNA polymerase 3 इज फॉर tRNA। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द वेरियस टाइप्स ऑफ द RNAs इन द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में तो एक ही एंजाइम में सारा काम कर देगा, यूकैरियोट में भी एक ही एंजाइम कर देता है सारा काम, बट
कौन सा आरएनए बना रहे हो उसके डिपेंड करता है कि आप आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे। आप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम के अंदर अलग अलग टाइप के पॉइजन मिलते हैं। एक बहुत ही कॉमन पॉइजन जो मशरूम के अंदर मिलता है उसका नाम होता है अल्फा अमांटिन। इज अ वेरी वन कॉमन पॉइजन दैट इज देयर इन मशरूम, दैट इज अल्फा अमांटिन। अल्फा अमांटिन इज अ टॉक्सिन दैट इज फाउंड इन द मशरूम। ये अल्फा अमांटिन क्या करता है? अल्फा अमांटिन जो होता है इट इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट करता है। अल्फा अमांटिन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट करता है। एंड अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 इनहिबिट हो जाएगा तो एमआरएनए, एसएनआरएनए, एमआईआरएनए ये सब नहीं बनेगा। सो दिस इज वन क्लिनिकल कोरिलेशन। एक और क्लिनिकल कोरिलेशन ये होता है, एक ऐसी ड्रग है जो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर सकती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, मतलब कि बैक्टीरियाज के अंदर। क्या आप मेरे को एक ड्रग बता सकते हो जो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है? आपने फार्मा में पढ़ा होगा about an anti-tubercular drug that is with the name of rifampicin. Rifampicin is DNA dependent RNA polymerase inhibitor. DNA dependent RNA polymerase inhibitor. Rifampicin is DNA dependent RNA polymerase inhibitor. So these are the two clinical correlations which are there with the enzyme RNA polymerase. यूकैरियोट के अंदर कौन ब्लॉक कर सकता है? तो अल्फा अमांटिन कर सकता है जो कि मशरूम के अंदर मिलता है। और बैक्टीरिया के अंदर अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है आप रिफाम्पिसिन दे सकते हो। रिफाम्पिसिन जो होगा आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा। सो अभी तक हमारे को दो कॉन्सेप्ट समझ में आए ट्रांसक्रिप्शन को लेके। एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, कोडिंग क्या होता है। जिसके ऊपर आरएनए बनता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, अपोजिट को कोडिंग बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिएंगे दैट इज गोइंग टू बी आरएनए पॉलीमरेज, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये एक सिंगल एंजाइम जो होता है सारा काम कर देता है। आपको इसको केवल आरएनए के ऊपर डालना है, डीएनए के ऊपर डालना है। जैसे ही आप डीएनए के ऊपर डालोगे आरएनए बन के बाहर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जो स्टेप्स होंगे ट्रांसक्रिप्शन के वो तो बहुत ही आसान होंगे। यू जस्ट हैव टू पुट द एंजाइम एंड the RNA is going to come out. See कैसे? For example, the first thing first, the transcription is going to occur inside the nucleus, क्योंकि DNA जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। Here is the DNA. इस DNA के अंदर जिस स्टैंड के ऊपर आप RNA बनाने वाले हो उसको तो हम बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड। तो ये तो हो गया टेम्पलेट स्टैंड, और इसके अपोजिट वाला हो जाएगा कोडिंग स्टैंड। तो हमने मान लिया कि ये टेम्पलेट है और ये अपोजिट हो गया कोडिंग। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो एंजाइम है, जो ऑलराउंडर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इट विल कम एंड इट विल अटैच। ये कहां पे अटैच होगा? तो ये अटैच होता है टेम्पलेट स्टैंड पे, कुछ इस तरीके से। दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज का अटैचमेंट हो गया। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ है ये एक्टिव नहीं है। ये अटैच तो हो गया, ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने का जो प्रोसेस है, इसको जो एक्टिव करने की जो की है वो यहां पे लोकेटेड होती है, कुछ इस जगह पे। से फॉर एग्जांपल हियर, ये कौन सा स्टैंड है? दिस इज द कोडिंग स्टैंड, द कोडिंग स्टैंड। सो आरएनए पॉलीमरेज अटैच तो होता है टेम्पलेट पे, लेकिन उसको वो एक्टिव नहीं होता। उसको एक्टिव कौन कर सकता है? उसको एक्टिव करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है, और वो मिलता है कोडिंग स्टैंड पे। ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि इस आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव कर सकता है, इसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन, पीआर। प्रमोटर रीजन फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन, पीआर, प्रमोटर रीजन। ये प्रमोटर रीजन क्या है? प्रमोटर रीजन एक छोटा सा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव कर सकता है। सो अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर घूमेगा। दिस आरएनए पॉलीमरेज विल स्टार्ट मूविंग ऑन द टेम्पलेट स्टैंड। ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये ढूंढ रहा है कि प्रमोटर रीजन कहां है। जैसे ही ये एंजाइम इस यूनिट के सामने आ जाएगा, द मोमेंट दिस एंजाइम विल कम इन द फ्रंट ऑफ प्रमोटर रीजन, जहां पे प्रमोटर रीजन था, ये एंजाइम जैसे ही उसके सामने आ जाएगा, ये जो सिग्मा सब यूनिट है ये उसको पहचान लेगा। सिग्मा सब यूनिट जो है वो प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई कर लेगा और उसके साथ बॉन्ड बना देगा। और जैसे ही ऐसा होगा, ये जो कोर एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा।
सो व्हाट हैपेंड इन दिस स्टेप नंबर 2 इज, सबसे पहला स्टेप जो था उसके अंदर तो आरएनए पॉलीमरेज आया और वो चिपक गया डीएनए के ऊपर, वो एक्टिव नहीं था। उसको एक्टिव करने के लिए वो उसको एक्टिव करने की जो की होती है वो होती है प्रमोटर रीजन। तो ये एंजाइम इसके ऊपर घूमता है डीएनए के ऊपर, उसको ढूंढता है। उसको ढूंढने में कौन हेल्प करेगा? सिग्मा सब यूनिट। और जैसे ये मिल जाएंगे, ये सिग्मा सब यूनिट और प्रमोटर रीजन आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं प्रमोटर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इट्स कॉल्ड एज पीआईसी, प्रमोटर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्रमोटर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये जो प्रमोटर रीजन है और सिग्मा सब यूनिट है, ये आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं पीआईसी, प्रमोटर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। सो लेट्स राइट डाउन दिस थ्योरी पार्ट। फर्स्ट लेट्स राइट डाउन अबाउट द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन क्या है? प्रमोटर रीजन की डेफिनेशन ये है, इट इज अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड short sequence of nucleotide which activates RNA polymerase. Short sequence of nucleotide which activates the RNA polymerase is called as promoter region. It is found on coding strand of DNA. Found on the coding strand of DNA. प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोमोटर रीजन का एग्जांपल है दैट इज TA। अगर ये सीक्वेंस कहीं पे लिखा होता है तो दैट इज अ प्रोमोटर रीजन। इसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स या फिर हम लिखते हैं प्रिब्नो बॉक्स। सो टाटा बॉक्स और द प्रिब्नो बॉक्स दैट इज एग्जांपल ऑफ द प्रोमोटर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट के अंदर जो प्रोमोटर रीजन होता है द स्पेसिफिक की इज CAAT। अगर ये लिखा हुआ है CAAT तो ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं कैट बॉक्स, ऑल्सो रेफर्ड एज द गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। कैट बॉक्स और गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। सो what is promoter region? Promoter region is basically is a specific sequence of nucleotide जो कि आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर सकता है। और इसको लोकेट कौन करेगा? इसको लोकेट करेगा अल्फा सिग्मा सब यूनिट, और जैसे ही ये दोनों आपस में चिपकते हैं तो पीआईसी बन जाता है। सो हियर आई एम राइटिंग द थ्योरी पार्ट, द स्टेप नंबर here I am writing the theory part. Sigma subunit locates the promoter region. सिग्मा सबयूनिट होता है जो प्रोमोटर रीजन को लोकेट करता है, मेक्स अ यूनिट कॉल्ड एज PIC, दैट इज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और प्रोमोटर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और प्रोमोटर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और जैसे PIC बनता है, PIC एक्टिवेट्स द कोर एंजाइम। जो कोर एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेप नंबर 2। तो अभी तक क्या हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज आया, सबसे पहले वो चिपका टेम्पलेट पे, वो एक्टिव नहीं था, वो घूम रहा था। उसको एक्टिव करने का काम कर सकता था प्रोमोटर रीजन। तो प्रोमोटर रीजन जैसे मिल जाता है PIC बनता है, और PIC जैसे ही बनेगा ये एंजाइम जो है कोर एंजाइम ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ, इसके बाद का प्रोसेस और भी आसान है। व्हाट दिस एंजाइम विल डू इज, हियर इज द टेम्पलेट स्टैंड and this was the coding strand. जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, दिस एंजाइम विल स्टार्ट मेकिंग द आरएनए। ये आरएनए को पॉलीमराइज करना चालू कर देगा। सो नाउ दिस एंजाइम इज एक्टिव। ये एंजाइम क्या करेगा कि टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज द आरएनए। आरएनए का पॉलीमराइजेशन होने लग जाएगा। So I can say step number 3 is polymerization of RNA using the information of
टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। आप ये बताओ, जब भी हम कोई भी चीज का पॉलीमरेशन करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम विच एंड एंड वेयर वी गो, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड वी गो टुवर्ड्स द 3 एंड। तो यहां से चालू किया और हम इस साइड में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द 3 एंड, विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 एंड विल गो टुवर्ड्स द 3 एंड। दिस इज हाउ द पॉलीमरेशन ऑफ द आरएनए विल अकर। नाउ द स्टेप नंबर 4, मान लीजिए आपको जितना आरएनए बनाना था आपने बना लिया, वट एवर आरएनए दैट वर यू वर सपोज टू मेक, आपने उतना आरएनए बना लिया। आप चाहते हो ये आरएनए अब इस डीएनए से सेपरेट हो जाए। सो नाउ द स्टेप नंबर 4 इज वी नीड टू रिलीज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए। ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, इसको यहां से रिलीज करना पड़ेगा। सो नाउ दिस आरएनए विल बी रिलीज्ड। अब जब ये आरएनए यहां से रिलीज होता है, ये जो आरएनए यहां से रिलीज होता है, इट इज गोइंग टू बी रिलीज विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर कॉल्ड एज रो फैक्टर। एक फैक्टर होता है जो इसके रिलीज में हेल्प करता है, उसको कहते हैं रो फैक्टर। ये हमेशा तो नहीं चाहिए होता है, कभी कभी चाहिए होता है, कभी कभी नहीं चाहिए होता है। सो मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस। रो फैक्टर की हेल्प लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। सो द बेसिक पॉइंट इज कि आरएनए जो होगा यहां से रिलीज हो जाएगा। अब यहां पे सबसे ट्रिकी पार्ट आता है। ये जो प्रोसेस हो रहा था, ये हो रहा था न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो आपने आरएनए अभी बनाया है, ये बनाया न्यूक्लियस के अंदर, और अल्टीमेटली इसको जाके रहना है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे न्यूक्लियस का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, और साइटोप्लाज्म का एंजाइम, साइटोप्लाज्म का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। तो ये जो आरएनए आपने बनाया, ये आरएनए अभी तो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। अगर ये आरएनए एज इट इज बाहर आ जाए साइटोप्लाज्म में, तो ये आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। साइटोप्लाज्म के एंजाइम इसको खत्म कर देंगे, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसको साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले कुछ इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। हमने ट्रांसक्रिप्शन तो कर दिया, आरएनए तो बना दिया, लेकिन ये आरएनए बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो आरएनए आपने बनाया, इसको हम बोलेंगे इमेच्योर आरएनए। इमेच्योर आरएनए, या फिर इसको हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। इमेच्योर आरएनए और हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ये आरएनए साइटोप्लाज्म में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो हमें इसको साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, और उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, सो व्हाट आई एम सेइंग इज द आरएनए व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस is unable to survive in cytoplasm. So before sending it to the cytoplasm, some modifications has to be done called as post transcription modification. We need to do some modification that is called as post transcription modification. It's a very important topic, post transcription modification. So हमने जो आरएनए बनाया वो इतना मेच्योर नहीं है कि वो साइटोप्लाज्म में जाके सर्वाइव कर पाए, तो इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। हियर इज योर इमेच्योर आरएनए। ये जो आरएनए आपने बनाया ये इमेच्योर है, इसको मॉडिफाई करना है। बेसिकली मॉडिफाई क्या करना है, इसके जो दो एंड है, 5 एंड और 3 एंड, उसको सिक्योर करना है कि वो खराब नहीं हो जाए। तो 5 एंड को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम 5 एंड पे एक कैप लगा देते हैं, कैपिंग एट 5 एंड। 5 एंड के ऊपर एक कैप चिपका देते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम 5 एंड के ऊपर कैप चिपका देते हैं तो 5 एंड जो है वो सिक्योर हो जाता है। अब 5 एंड का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो 5 एंड को हमने कैसे सिक्योर किया, उसके ऊपर एक कैप चिपका दिया। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो आया था, ये कैप किसका बना होता है? कैप इज मेड अप ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन। कैप इज मेड अप ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन। 5 एंड सिक्योर हो गया। अब हमें सिक्योर करना है 3 एंड को। तो 3 एंड के सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 एंड होता है इसके ऊपर हम एक टेल चिपका देते हैं, टेल एट 3 एंड, कुछ इस तरीके से। ये जो टेल यहां पे चिपकाया गया ये बना होता है मल्टीपल ए न्यूक्लियोटाइड्स का। सो बेसिकली आपने दोनों एंड को सिक्योर कर लिया। 5 एंड को कैसे किया, उसके ऊपर कैप लगा दिया। 3 एंड को कैसे सिक्योर किया, वहां पे एक टेल चिपका दिया। तो 5 एंड पे भी अब कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, 3 पे भी नहीं कर सकता। ये जो टेल बना हुआ है, टेल इज मेड अप ऑफ पॉली ए न्यूक्लियोटाइड।
टेल इज मेड अप ऑफ पॉली ए न्यूक्लियोटाइड. सो नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस. 5 एंड भी सिक्योर हो गया, 3 एंड भी हो गया. अब ये आरएनए जो है बेसिकली कर क्या रहा है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लेके जा रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके जा रहा है. हम नहीं चाहता है कि साइटोप्लाज्म में कोई भी यूजलेस इंफॉर्मेशन जाए, क्योंकि इस आरएनए के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. कुछ इंफॉर्मेशन तो काम की है और कुछ खराब है. जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं एक्सोन. जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है फॉर लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन. और जो बेकार की इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोन. जो बीच बीच में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज इंट्रोन. सो इंट्रोन इज द यूजलेस इंफॉर्मेशन. हम नहीं चाहते कि ये यूजलेस इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर जाए. तो अब हमें क्या करना है, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है. तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं एक मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज स्नर्प. स्नर्प जिसको हम बोलते हैं एसएन आरएनए. ये एसएन आरएनए क्या होता है, ये एसएन आरएनए क्या होता है, ये जाके चिपक जाते हैं आरएनए के ऊपर और ये स्नर्प्स जो होते हैं ये इस यूजलेस पार्ट को काट के खा जाते हैं. ये जो स्नर्प्स होते हैं ये कुतर कुतर के जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर देते हैं. सो जब ये स्नर्प्स आरएनए के ऊपर चिपकते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं लेरिएट स्ट्रक्चर. लेरिएट स्ट्रक्चर. जब ये लेरिएट स्ट्रक्चर बनता है तो ये स्नर्प्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू रिमूव द इंट्रोन्स. रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स. इंट्रोन्स जो होंगे वो कुतर के निकाल दिए जाएंगे. नाउ ऑन द आरएनए दो ओनली द इंफॉर्मेशन दैट वी आर हैविंग इज एक्सोन. केवल एक्सोन्स बचते हैं, मतलब कि केवल और केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन रह जाती है, यूजलेस इंफॉर्मेशन निकाल दी गई. और इस पूरे प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ द इंट्रोन्स को, रिमूवल ऑफ द यूजलेस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग. सो हमने 3 मॉडिफिकेशन अभी तक पढ़े. वी हैव डिस्कस सो फार 3 मॉडिफिकेशन. व्हाट आर द 3 मॉडिफिकेशन वी हैव डिस्कस सो फार? द फर्स्ट मॉडिफिकेशन दैट वी डिड वाज, हमने एक कैप चिपकाया. वो जो कैप चिपकाया था दैट वाज द 7 मिथाइल गुआनोसिन ऑन द 5 एंड. देन वी हैव अटैच्ड अ टेल दैट वाज द poly A tail on the 3 end, and then we have removed the useless information with the help of snubs, that is called as splicing. ये जब 3 मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो हमारा जो आरएनए जो इमेच्योर था वो मेच्योर आरएनए बन जाता है और वो साइटोप्लाज्म में बहुत इजीली सर्वाइव कर लेता है. नाउ here there are 3 simple questions are there and 3 options are there. Which is the biggest RNA, the smallest RNA? हम इसको ऐसे याद रखेंगे. बिगेस्ट आरएनए को हम बोल सकते हैं मैसिव आरएनए. बिगेस्ट मींस मैसिव, और मैसिव से याद रहेगा हमें एमआरएनए. एमआरएनए जो होता है वो सबसे बड़ा होता है. अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट को हम बोलेंगे टाइनी, और टाइनी से हम याद रखेंगे टीआरएनए. सबसे छोटा होता है टीआरएनए. ये इतना छोटा होता है ये साइटोप्लाज्म में घुल के गायब हो जाता है. द टीआरएनए इज सो स्मॉल, द टीआरएनए इज सो स्मॉल that it will be soluble in the cytoplasm, so called as soluble RNA. tRNA का दूसरा नाम होता है soluble RNA. तो सबसे बड़ा RNA होता है mRNA, सबसे छोटा होता है tRNA. सबसे कॉमन जो RNA होता है, the most common का मतलब हो गया rampant. वो चीज जो हर जगह होती है उसको बोलते हैं rampant. So the most rampant RNA is rRNA. सो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे. सबसे बड़ा कौन सा होता है एमआरएनए, सबसे छोटा कौन सा होता है टीआरएनए, और सबसे कॉमन कौन सा होता है आरएनए. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर्स एंड देयर यूजेस ऑफ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज वेरियस आरएनएस. सबसे पहले बात करते हैं एमआरएनए की. एमआरएनए करता क्या है? एमआरएनए का दूसरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के मैसेज को लेके आता है साइटोप्लाज्म में. सो हियर इन द न्यूक्लियस वी हैव द डीएनए. डीएनए के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस आरएनए के ऊपर देते हैं. दिस इज रेफर्ड एज एमआरएनए. ये एमआरएनए जो होगा बाद में साइटोप्लाज्म में आएगा और बेसिकली हमारी डीएनए की इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लेके आ जाएगा. सो ये एक जेनेटिक मैसेंजर है. ये एक मैसेंजर है जो इंफॉर्मेशंस को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से लेके आ रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर. सो टेक्स द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने टाइप का एमआरएनए बना सकते हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमआरएनए दैट वी कैन मेक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमआरएनए दैट वी कैन मेक इज, सी द डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग थ्रेड लाइक सेगमेंट. डीएनए तो बहुत बड़ा थ्रेड जैसा सेगमेंट है. अगर मेरे को इस पे ऊपर एमआरएनए बनाना है तो मैं इतना बड़ा एमआरएनए बना सकता हूं.
या मैं इतना बड़ा बना सकता हूँ, आई कैन मेक दिस मच, आई कैन मेक दिस मच। सो कितने टाइप के mRNA बना सकते हैं हम? तो इनफाइनाइट टाइप के बना सकते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा कभी बहुत बड़ा। सो वी कैन मेक इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ mRNA। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे mRNA घूमते रहते हैं, अलग 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 अलग, जो अलग 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 इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए होते हैं। सो आई कैन से दैट mRNA जो होता है इट इज मोस्ट हेट्रोजीनस। मोस्ट हेट्रोजीनस मतलब कि सबसे ज्यादा अगर सब टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा वेराइटी जो आपको देखने की मिलेगी साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सबसे ज्यादा वेराइटी जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज ऑफ द mRNA। इट इज द मोस्ट हेट्रोजीनस RNA, मोस्ट हेट्रोजीनस RNA। नाउ कमिंग टू rRNA। rRNA जो होता है वो दो टाइप का होता है बेस्ड ऑन द साइज। वन इज कॉल्ड एज 70S एंड 80S। 70S एंड 80S। 70S कैसे बनता है? 50S और 30S मिलके 70S बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये 80 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। जो इफेक्टिव साइज आती है वो आ रही है 70 की। सो 70 इज मेड अप ऑफ 50 प्लस 30। इसी तरीके से जो 80 होता है इट इज मेड अप ऑफ 60 प्लस 40S। S का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट। सो द इफेक्टिव साइज कम्स आउट टू बी 80, 60S प्लस 40S। इनके भी आगे फर्दर बाइफर्केशन होते हैं, इनकी भी आगे सब यूनिट्स होती है। एक सब यूनिट होती है 23S और 60S की एक सब यूनिट होती है 28S। ये इंपॉर्टेंट यूनिट होती है क्योंकि ये जो यूनिट होती है 23S और 28S ये एक एंजाइम की तरह काम करती है। दे वर्क्स एज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो ट्रांसलेशन में काम आता है। जब हम ट्रांसलेशन वाला वीडियो आप देखेंगे उसमें आएगा कि ट्रांसलेशन के टाइम पे एक एंजाइम काम आता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कौन से आरएनए के अंदर होती है? इट इज सीन इन द 23S एंड 28S rRNA। देखिए हमने बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े। जितने भी एंजाइम हमने पढ़े वो सारे एंजाइम्स जो थे वो प्रोटीन थे, वो प्रोटीन से बने हुए थे। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है बल्कि ये आरएनए से बना हुआ है। इज मेड अप ऑफ आरएनए। बिकॉज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज मेड अप ऑफ आरएनए, सो इसको हम एंजाइम नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। इज मेड अप ऑफ आरएनए, सो कॉल्ड एज राइबोजाइम, कॉल्ड एज राइबोजाइम। सो rRNA दो टाइप के हो गए, 70S और 80S। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो rRNA होता है इसके अंदर एक एंजाइम की एक्टिविटी देखने को मिलती है जिसका नाम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जैसा काम करता है और इसलिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को हम एंजाइम नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं राइबोजाइम। ये राइबोजाइम है। द नेक्स्ट RNA इज tRNA। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों RNA में क्योंकि ये tRNA हमारे को ट्रांसलेशन समझने में हेल्प करता है। अब ये tRNA कैसे काम करता है? tRNA का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में जब भी अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर तो हमें tRNA की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हमारे पास तो टोटल 22 अमीनो एसिड्स हैं जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर मेरे को किसी भी एक पर्टिकुलर tRNA को कहां से कहां तक लेके जाना है तो उसका एक स्पेसिफिक tRNA होता है। मतलब कि मान लीजिए अभी क्लासरूम में 22 स्टूडेंट्स हैं, आप सबके पास ट्रांसपोर्ट के लिए आपका खुद की कार है, यू हैव योर ओन कार, और सबकी कार जो है वो नीचे पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। सबके पास सेम मॉडल सेम कलर की कार है, लेट्स से मारुति सुजुकी 800 वाइट कलर, सेम मॉडल। आपकी ये 22 कार्स जो है ये पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। जब क्लास खत्म होती है आप पार्किंग लॉट में जाते हो, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विच इज योर कार, राइट? तो यू विल सी द नंबर प्लेट, बाकी तो बिल्कुल सारी चीजें आइडेंटिकल है। यू विल सी द नंबर प्लेट एंड यू विल आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा नंबर की कार थी, वो आपकी कार है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे पास 22 अमीनो एसिड्स है और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका स्पेसिफिक tRNA है। ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी भी tRNA के ऊपर बैठ के कोई भी अमीनो एसिड इधर उधर जा रहा है। जैसे मान लीजिए मिथ्योनिन को, अगर मिथ्योनिन अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म में कहीं से भी कहीं जाना है तो उसकी खुद की एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसका खुद का tRNA है। सो एवरी अमीनो एसिड विल हैव देयर ओन tRNA. They cannot sit on any other's tRNA. What is the function of tRNA? Is the transport of amino acid. Transport of amino acid. Now let's see the structure of tRNA. Because tRNA is a RNA. RNA तो RNA का मतलब है तो सिंगल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है कुछ इस तरीके का। Here you can see the tRNA. अब
ये जो टी आरएनए होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए होता है, उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, हमने कुछ इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब ये ऐसा दिख रहा है। आप इसमें देखो, इट इज हैविंग द 5 एंड एंड इट इज हैविंग द 3 एंड। अगर इन दोनों एंड को पकड़ के मैं खींच दूं, तो आई एम गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन अगेन, आई एम गोइंग टू गेट अ सिंगल स्ट्रैंड अगेन। सो द पॉइंट इज द टी आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लेकिन उसको एक स्पेशल तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है। जब इसको हम स्पेशल तरीके से फोल्ड करते हैं, तो ये जो शेप बनता है, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोवर लीफ पैटर्न। दिस पर्टिकुलर पैटर्न, दिस पर्टिकुलर शेप, इट इज कॉल्ड एज द क्लोवर लीफ शेप। टी आरएनए का जो शेप होता है, क्लोवर लीफ शेप जैसा होता है। इसके अंदर टोटल 3 लूप होते हैं। देयर आर टोटल 3 लूप्स। सबसे पहले ये वाले लूप की बात करते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोयूरेसिल। नॉर्मली तो आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, बट ये वाला लूप ऐसा होता है जिसके अंदर यूरेसिल नहीं है। यूरेसिल का मॉडिफाइड फॉर्म है डाईहाइड्रोयूरेसिल। तो इस लूप का नाम हो जाता है डीएचयू लूप, या फिर हम इसको लिखते हैं डी लूप या डीएचयू लूप, बिकॉज इसके अंदर एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। नॉर्मली तो यूरेसिल होना चाहिए, बट यहाँ पे डाईहाइड्रोयूरेसिल है। ये वाला जो लूप है, यहां पे भी एक मॉडिफाइड फॉर्म मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सूडोयूरिडिन। नॉर्मली तो यूरेसिल होना चाहिए था, यहां पे सूडोयूरिडिन होता है। सूडोयूरिडिन को हम लिखते हैं साई। तो इस लूप का नाम हो जाता है टी साई सी लूप। देन वी हैव वन लूप हियर, दैट इज द थर्ड वन। दिस इज कॉल्ड एज एंटीकोडोन लूप। अब ये एंटीकोडोन लूप क्या होता है, पहले हमें समझना होगा ये एंटीकोडोन क्या होता है, तो हमें समझ में आएगा एंटीकोडोन क्या होता है। हर एक अमीनो एसिड का एक कोडोन होता है। जैसे आपका एग्जाम में एक रोल नंबर होता है, वैसे ही हर एक अमीनो एसिड का एक कोड होता है। जैसे मान लो मिथ्योनिन का कोड है AUG, मिथ्योनिन का कोडोन है AUG। अगर मान लो कहीं पे भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आरएनए के ऊपर AUG लिखा हुआ है, मतलब कि वहां पे बात चल रही है मिथ्योनिन की। अगर AUG इज द कोडोन ऑफ मिथ्योनिन, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका एंटीकोडोन बना दो, मतलब अपोजिट बना दो, तो A की जगह पे हो जाएगा U से हो जाएगा A और G से हो जाएगा C। तो मिथ्योनिन का एंटीकोडोन हो गया UAC। ध्यान से सुनना आप, मैंने आपको ये बोला था हर एक अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका खुद का टीआरएनए होता है। तो कैसे पता लगेगा, मान लीजिए यहां पे एक टीआरएनए है, मेरे को कैसे पता लगेगा ये टीआरएनए कौन से अमीनो एसिड का है? हर एक टीआरएनए पे एक एंटीकोडोन लिखा होता है। मान लो यहां पे लिखा हुआ है UAC। अगर आपको एंटीकोडोन पता लग गया तो एंटीकोडोन से आप कोडोन पता लगा सकते हो, और कोडोन से हमें यह पता लग सकता है कि ये कौन से अमीनो एसिड का है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो थर्ड लूप होता है, यहां पे एंटीकोडोन लिखा होता है, इससे यह पता लगता है ये टीआरएनए किसका है, ये कौन से अमीनो एसिड का है। दिस इज द थर्ड लूप। ये जो 3 एंड होता है, ये वो एरिया होता है जहां पे अमीनो एसिड आके चिपकता है। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एंड। यहां पे अमीनो एसिड आके चिपकता है। अब हमने बोला कि ये टीआरएनए का शेप कुछ इस तरीके से होता है। अब पॉइंट ये कि ये टीआरएनए वापस सीधा क्यों नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से फोल्ड हमेशा कैसे रह सकता है, ये वापस सीधा क्यों नहीं हो रहा है, ये डिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो टीआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये एक दूसरे के सामने जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और जैसे ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये शेप थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। बॉन्ड कैसे बन गया, मान लो यहाँ पे G आया तो इसके सामने C आ जाता है, और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो भी था इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री आके बॉन्ड बन जाता है। इसीलिए टीआरएनए का जो शेप होता है वो स्टेबल रहता है। होने के लिए तो टीआरएनए एक सिंगल चेन ही है, लेकिन उसको इस तरीके से फोल्ड किया कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे के सामने आ गए, एंड दैट इज गोइंग टू स्टेबल दिस स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। अब हमें इन सब के फंक्शन पता होने चाहिए कि डी लूप का क्या फंक्शन है, एंटीकोडोन का क्या फंक्शन है, 3 एंड का क्या फंक्शन है। ध्यान से सुनना। अब आप मान लीजिए ये एक टीआरएनए जिसके ऊपर एंटीकोडोन के ऊपर लिखा हुआ है UAC। आपने एंटीकोडोन देख के ये पता लगा दिया, एंटीकोडोन से ये पता लगा लिया कि कोडोन क्या होगा, और कोडोन से आपने पता लगा लिया ये अमीनो एसिड मिथ्योनिन का है, ये टीआरएनए मिथ्योनिन का है। मिथ्योनिन को आके बैठना है। मिथ्योनिन आके कहां पे बैठेगा, मिथ्योनिन आके बैठेगा 3 एंड पे। मान लीजिए मिथ्योनिन आता है, मिथ्योनिन आके यहां पे बैठने की कोशिश करता है, तो मिथ्योनिन तो एलो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आ गया, लेट्स से ग्लाइसिन आ गया, और ग्लाइसिन वहां पे आके बैठने की कोशिश करता है,
तो ग्लाइसिन वहां पे बैठेगा नहीं बैठेगा, हमें क्या करना होगा, हमें मैच करना होगा एंटीकोडोन जो है, जो एंटीकोडोन है, इज इट मैचिंग विद द कोडोन ऑफ द अमीनो एसिड और नॉट। क्योंकि अमीनो एसिड आके यहाँ पे चिपक रहा है, तो जो अमीनो एसिड आता है उसका कोडोन और एंटीकोडोन अगर मैच कर रहा है तो ही उस अमीनो एसिड को बैठने दिया जाता है। ये चेकिंग करेगा कौन, ये चेक करेगा डी लूप। ये डी लूप क्या करता है, ये डी लूप एंटीकोडोन और कोडोन इन दोनों को मैच करता है। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो ये अमीनो एसिड को बैठने दिया जाता है, अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो उसको बोल देते हैं भाई ये तू हमारा नहीं है, तू किसी दूसरे टीआरएनए का है। सो एंटीकोडोन और कोडोन को मैच करने का काम किसका है, ये काम है डी लूप का। और वापस एक बार ध्यान से सुनना, जब अमीनो एसिड टीआरएनए के ऊपर बैठ जाता है, जब अमीनो एसिड टीआरएनए के ऊपर बैठ जाता है, इसको हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ द टीआरएनए। जैसे आप आपकी कार में बैठ जाते हो तो कार लोड हो गई, उसी तरीके से अगर टीआरएनए के ऊपर अपना अमीनो एसिड बैठ गया, उसको हमने बोल दिया ये टीआरएनए लोड हो गया, या इसको बोलते हैं हम टीआरएनए चार्ज हो गया। सो हु इज रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ द टीआरएनए, टीआरएनए की लोडिंग या चार्जिंग को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज डी लूप। डी लूप रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ द टीआरएनए, डी लूप। लेट्स राइट डाउन दिस पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कस किया। सबसे पहले एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या होता है, एंटीकोडोन इज अ ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इट इज अ ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन ऑफ अमीनो एसिड, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन ऑफ अमीनो एसिड, उसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन। स्पेसिफिक अमीनो एसिड अटैचेस एट विच एंड, कौन से एंड पे अटैच होते हैं अमीनो एसिड, कौन से एंड पे अटैच होते हैं, 3 एंड पे। स्पेसिफिक अमीनो एसिड अटैचेस एट द 3 एंड, इसीलिए 3 एंड का नाम हो जाता है एक्सेप्टर एंड। अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर हम बोलते हैं चार्जिंग, लोडिंग और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हु इज गोइंग टू रेगुलेट द लोडिंग और चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए, कौन रेगुलेट करेगा, डी लूप। डी लूप इसको रेगुलेट करेगा। मैक्सिमम मॉडिफाइड बेस कौन से आरएनए में मिलते हैं, नॉर्मली तो आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए, यू, सी और जी। सबसे ज्यादा मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस कौन से आरएनए में मिलते हैं, ये देखिए आप, DHU, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म, इट्स नॉट यूरेसिल, इट इज डाइहाइड्रोयूरेसिल। सूडोइरिडिन, दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड बेस। सो सबसे ज्यादा मॉडिफाइड बेस मिलते हैं हमारे को टीआरएनए के अंदर। सबसे ज्यादा मॉडिफाइड बेस हमको कहां पे मिलते हैं, कौन से आरएनए में मिलते हैं, टीआरएनए में मिलते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, एंटीकोडोन्स आर फाउंड ऑन विच आरएनए, एंटीकोडोन्स आर फाउंड ऑन टीआरएनए, राइट। सो ये टीआरएनए के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन समझने में ये बहुत हेल्प करेगा। अगर हमें ये आता होगा तो ट्रांसलेशन बहुत आसान है। एक बार मैं वापस से समझा रहा हूं टीआरएनए को, ध्यान से समझना आप। टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। टोटल हमारे पास 22 अमीनो एसिड है, और 22 के 22 अमीनो एसिड के लिए उनके खुद के टीआरएनए। कैसे पता लगेगा कि कौन सा टीआरएनए कौन सा अमीनो एसिड का है, तो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन लिखा होता है। एंटीकोडोन से यहां पे जैसे यूएससी लिखा है, यूएससी हो सकता है, सीएजी हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। जो भी लिखा हुआ है एंटीकोडोन से आप आराम से कोडोन बना सकते हो, और कोडोन से हमें पता लग जाता है कि ये कौन से अमीनो एसिड का कोडोन है। तो टीआरएनए कौन से अमीनो एसिड के लिए बना है वो हम एंटीकोडोन देख के पता लगा लेते हैं। अब जब अमीनो एसिड अटैच होता है तो कौन से एंड पे अटैच होगा, 3 एंड पे। जब अमीनो एसिड अटैच हो रहा है तो हमें मैच करना पड़ता है कि कोडोन और एंटीकोडोन मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर वो मैच हो रहे हैं तभी अमीनो एसिड को बैठने दिया जाता है, और ये मैचिंग कौन करता है, ये मैचिंग करता है डी लूप। डी लूप इज गोइंग टू रेगुलेट दिस प्रोसेस। और जब अमीनो एसिड टीआरएनए के ऊपर बैठ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ द टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। ये जो टी साइसी लूप होता है, ये टी साइसी लूप हेल्प करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। इट इज गोइंग टू हेल्प ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द टीआरएनए व्हिच इज देयर। सो इस पूरे सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार उसको हम समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझे। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझा ट्रांसक्रिप्शन में कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होता है। जिस स्टैंड के ऊपर आरएनए बनता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, और अपोजिट हो जाता है कोडिंग। और इससे ये एमसीक्यू आते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व कैसे करना है। देन हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ द आरएनए सीखा। उसमें कुछ नहीं करना था, एक ही एंजाइम था, वो आरएनए के ऊपर आके चिपकता, डीएनए के ऊपर आके चिपकता है और आरएनए बना के दे देता है। वो जो एंजाइम था वो ऑलराउंडर था, उसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज आता है, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर चिपकता है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा प्रमोटर रीजन, और उस प्रमोटर रीजन को ढूंढेगा कौन, सिग्मा सब यूनिट।
ये जब मिल जाते हैं तो एक यूनिट बन जाती है, उसको बोलते हैं पीआईसी, और ये पीआईसी क्या करता है, कोर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही कोर एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे फिर आरएनए बनना चालू हो जाएगा, और आरएनए कौन से डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3। ये आरएनए जो बना है, ये आरएनए यहाँ से डी अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। जैसे ये डी अटैच हुआ, ये जो आरएनए था ये इमेच्योर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसको मैच्योर बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। 3 मॉडिफिकेशन याद रखना है। सबसे पहले कैप लगाते हैं 5 एंड पे, ये कैप किससे बना हुआ है, 7 मिथाइल गुआनोसिन से। फिर 3 एंड को सिक्योर करने के लिए टेल चिपका देते हैं, दैट इज पोली ए टेल। हम नहीं चाहते कि कोई भी यूजलेस इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर जाए, तो आरएनए के अंदर जितनी भी यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसको कुतर कुतर के कौन खाएगा, स्नब्स। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग करके जो अब आरएनए बनता है, दिस इज द मैच्योर आरएनए, दिस इज द मैच्योर आरएनए व्हिच कैन इजीली सर्वाइव इन द साइटोप्लाज्म। ये हमने सारा ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कितने टाइप के आरएनए होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का काम है मैसेंजर, मैसेज को लेके जाना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। आरआरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। फिर हमने बात की टीआरएनए की। टीआरएनए का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना अमीनो एसिड का। इसके अलावा भी 2 आरएनए और होते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं उनके लिए। देयर आर 2 मोर आरएनएस। वन इज एमआईआरएनए। एमआईआरएनए मींस माइक्रो आरएनए। ये माइक्रो आरएनए क्या करता है, माइक्रो आरएनए हेल्प्स इन जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस करेगा, जीन एक्सप्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है एमआईआरएनए। फिर हमने एक और आरएनए पढ़ा था, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होता है इट हेल्प्स इन स्प्लाइसिंग। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होता है ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआईआरएनए, एसएनआरएनए, राइट? So this is all about the chapter of transcription. Thank you.